प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में तैयार हुआ मजबूत स्वास्थ्य ढांचा। विधानसभा में आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की सरकार घेरने की कोशिश। दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कोरोना योद्धाओं से दूसरे दौर का टीका अवश्य लगाने की डॉक्टरों ने की अपील। और बालिकाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना। जांजगीर चांपा में खोले गए करीब 1,500 खाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के एकजुट प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती सुविधाओं पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार देश के हर एक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसे अग्राह्य किए जाने पर विपक्षी सदस्य गर्भगृह में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हत्या और तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसी मुद्दे पर कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में हत्या, लूट और अनाचार के करीब 17,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कानून व्यवस्था के विषय को सदन में दोबारा भी और अधिक तैयारी के साथ उठाया जाएगा। हम लोगों ने स्थगन दिया था, स्थगन पर चर्चा हो रहे थे और इसमें उसके बाद में झीरम तक का मामला उधर से आया और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई,
मुझे लगता है सदन के लिए ठीक नहीं है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको हम आने वाले समय में परंपरा बनने नहीं देंगे, इसको नजीर नहीं बनाना है। हम प्रतीक्षा करेंगे और इस विषय पर कल हमारे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तय करेंगे कि आगे हमारा रुख क्या होगा। इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि करीब 30 में से 26 मामलों में अपराधी 3 दिनों के भीतर पकड़े गए हैं। इसी से पुलिस की तत्परता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगभग 30 घटनाक्रमों का एक साथ जोड़ के उन्होंने स्थगन दिया। उसमें लगभग 26 प्रकरणों में तो हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर चुके हैं और लगभग 3 प्रकरण है जिसमें गिरफ्तारी शेष है, एक आत्महत्या का है। पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस का जो काम है, पुलिस की जो भूमिका है, उसको हम बखूबी कर रहे हैं और 24 घंटे से 3 दिन के अंदर सारे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले आज सदन में दिवंगत नेताओं डॉक्टर भानु प्रताप गुप्ता, ओम प्रकाश राठिया, लक्ष्मण राम और रोशन लाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के विभागों से संबंधित सवाल पूछे गए। देश में स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरे देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान 6.25 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस बीच प्रदेश में भी कोरोना योद्धाओं को टीके लगाने का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र सीमा पर सभी आने वाले लोगों की थर्मल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना मरीजों के परिजनों को भी अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की जरूरत है। उधर दुर्ग जिले में पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिले में 25 फरवरी तक टीकाकरण का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। ये जो कोविड वैक्सीनेशन है प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को हो गया था और अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिसमें मुख्य रूप से पुलिस, राजस्व और नगरीय प्रशासन और ग्राम पंचायत विभाग के जो जुड़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और ये लगभग फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन का कार्य 25 फरवरी तक चलेगा। इसके पश्चात हम लोग जो 3rd फेज में जो लोग आएंगे उनका वैक्सीनेशन का कार्य। गौरतलब है कि दुर्ग में करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के अन्य कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि ये अभियान स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पहली पंक्ति के अन्य कर्मचारियों के लिए चलाया जा रहा है। कल तक प्रदेश में केवल 10% स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को ही दूसरे दौर का टीका लग सका है। मिली जानकारी के अनुसार कल 16,000 से कुछ अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इनमें से करीब 9,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं 7,238 कर्मचारियों को दूसरी खुराक दी गई।
रायपुर के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा है कि अभी तक केवल 56% लोगों को ही दूसरे दौर का टीका लगाया जा सका है। लोगों को ही सेकंड डोज टीका लगा पाए हैं और सेकंड डोज टीका लगाने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अड़चने आ रही, क्योंकि तब आप पूरी तरह से तभी आप वैक्सीनेट हो पाओगे जब आप बूस्टर डोज लगवाएंगे। और ये तो अभी स्वास्थ्य कर्मचारी ही हैं, ये वाली बात अभी समझ से परे हो रही है कि लोग संपूर्ण टीकाकरण जिसको बोला है कंप्लीट वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। डॉक्टर मीरा बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के अन्य कर्मचारियों से अपील की है कि वे पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक के रूप में बूस्टर डोज का टीका भी अवश्य लगवाएं। से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आपने एक डोज लगाया, आपको पता है कि कोई साइड इफेक्ट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जैसे ही 28 दिन पूरे हों आप दूसरा डोज लगा के और निश्चिंत हो जाइए। ये हो सकता है आने वाले समय में आप अगर कहीं बाहर भी जाएं तो ये सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़े कि आपने कोविड वैक्सीन लगाया है कि नहीं, हो सकता है इसकी भी कल को आवश्यकता पड़े। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी दूसरे दौर का टीकाकरण निर्धारित लक्ष्य से कुछ पीछे चल रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सेवा के कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ जिले में टीकाकरण का अभियान कुछ अन्य जिलों की तुलना में बेहतर चल रहा है। वहीं बस्तर में केवल 7% स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को टीका लगाया जा सका है। भारतीय सेना की भर्ती रैली आगामी 3 मार्च से दुर्ग में शुरू हो रही है। इस भर्ती रैली में शामिल होने वाले संभावित युवाओं का शारीरिक परीक्षण दुर्ग शहर के अलावा पाटन और धमधा विकास खंडों में कल से शुरू हो चुका है। 28 फरवरी तक शारीरिक परीक्षण पूरा होने के बाद चुने गए उम्मीदवारों को मुख्य भर्ती रैली में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हरभजन सिंह ने बताया कि वे शारीरिक परीक्षण में आने वाले युवाओं को सेना के कामकाज के संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ट्रेनिंग करते हैं, जो भी स्पीड वर्क वगैरह करने के बाद फिर वहाँ से साइकिलिंग करके आते हैं। साइकिलिंग करके 8-9 किलोमीटर साइकिलिंग करके आके फिर हम ग्राउंड पे आते हैं। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, डिप्स मारते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, पूरे ऑप्टिकल करते हैं, रस्सा उस्सा करते हैं, बीम करते हैं। बस यही हमारा रोज का रूटीन है और काफ़ी बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। वहीं शारीरिक परीक्षण में आने वाले युवाओं ने बताया कि सेना में शामिल होने के लिए वे सभी बहुत उत्साहित हैं। सागर वर्मा है, मैं भिलाई कैंप 1 से आता हूं यहाँ फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए। मैं सुबह हमारे एकेडमी से 4 बजे हमको बुलाते हैं, जिसमें हम लोग 7 से 8 किलोमीटर रनिंग और डे टू डे अलग अलग प्रैक्टिस होती है, जिसमें हम लोग 20 से 30 किलोमीटर साइकिलिंग वगैरह शनिवार या रविवार को हम लोग करते हैं। और अलग अलग दिनचर्या के हिसाब से अलग अलग हम लोग वो प्रैक्टिस हमारी होती है, जिसमें हम लोग रनिंग कंटिन्यू रखे रहते हैं, जिसमें स्प्रिंट वगैरह, डिप्स, बीम, 1600 मीटर की तैयारी, ये सब हम करते रहते हैं। शारीरिक परीक्षण के बाद चुने गए उम्मीदवार 3 से 12 मार्च तक होने वाली भर्ती रैली में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना प्रदेश की बालिकाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले में करीब 1,500 बालिकाओं का खाता खोला जा चुका है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का विशेष रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सके। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत अकलतरा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डाकघर की प्रभारी आशा गुप्ता ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं के नाम पर खाता खुलवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 0 से लेकर 10 साल तक की बच्ची का खाता खोलते हैं। उसमें स्टार्टिंग में 250 मिनिमम डालने का रहता है। उसके बाद आप चाहो तो उसको महीने में जमा कर सकते हो, साल में कर सकते हो या कभी भी कर सकते हो। उसको कोई लिमिट नहीं रहता जमा करने का। और खाता जो 0 से लेकर 10 साल तक की बच्ची का ही खुलता है। और उसमें ब्याज दर जो है वो 7.6% ब्याज दर है। और मेच्योरिटी उससे 21 साल में होता है। और खाता खोलने के 14 साल तक ही जमा करने का रहता है। वहीं इस योजना के हितग्राहियों ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पर खाता खुलवाया है, ताकि उनके बड़े होने पर शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस बचत की राशि का उपयोग किया जा सके। बाई धोबी
के बेटी पल्लवी वो 3 सालों खाता खोलवाए, एक दू पैसा करके जमा करत हूँ। और मोदी सरकार के धन्यवाद। सरकार द्वारा जैसे कि आपका सुकन्या हो गया, ये बालिकाओं के लिए किया गया है। जो 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं हैं उनके लिए ये खाता खुलवाया जा सकता है, जिसे 14 वर्ष तक उसका पैसा पटाना पड़ता है, जो मिनिमम सालाना 250 रुपये है। और 21 वर्ष बाद इसका परिपक्व होकर ये पैसा खाता धारक को मिल जाता है, जो उसके बालिका की शादी के टाइम पर वो काम आ जाता है। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा एक ऐसा योजना है जिसमें अगर व्यक्ति जीवित है तो भी उसको फ़ायदा है, और अगर किसी कारणवश कुछ घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसे बीमा के रूप में जो रकम है वो उसे नॉमिनी को प्राप्त हो जाता है। और गौरतलब है कि इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में 8% से अधिक का ब्याज दिया जाता है। ये खाता 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी देर में। विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिवंगत नेताओं को आज सदन में श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पहले इसकी ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी। विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हत्या और तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन तीनों नेताओं ने कहा कि ऑनलाइन ठगी के मामले प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न अपराधों के 17,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अपराध होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसी विषय पर भाजपा के नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने कहा कि साइबर अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ देश के कुछ बड़े राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ग्राह्यता पर हुई चर्चा में शामिल होते हुए राज्य सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है। यही वजह है कि विभिन्न अपराधों में प्रमुख आरोपी और उनके सहयोगी भी पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। आसंदी के फैसले से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे। सदन की व्यवस्था के अनुसार गर्भगृह में पहुंचने वाले भाजपा के 14 विधायक स्वयं ही निलंबित हो गए। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित विधायकों के नाम पुकारकर उनके निलंबन की सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के शोर शराबे के कारण आसंदी ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की। इसके बाद कार्यसूची के शासकीय कार्य संपादित करने के लिए सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई। इससे पहले आज सदन में दिवंगत नेताओं डॉक्टर भानु प्रताप गुप्ता, ओम प्रकाश राठिया, लक्ष्मण राम और रोशन लाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दिवंगत नेताओं के व्यक्तित्व और उनके योगदान की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सत्तापक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने दिवंगत नेताओं से जुड़े अपने संस्मरण सुनाए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में दिवंगत नेताओं के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके पश्चात प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के विभागों से संबंधित सवाल पूछे गए। इनमें मुख्य रूप से भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के प्रश्न शामिल रहे। आज कार्यसूची के सभी शासकीय कार्य संपादित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।